हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टीकम चंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 9। और पार्ट नंबर 9 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक। पार्ट 8 तक हमने डिस्कस कर लिया था और पार्ट 8 तक हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व कर लेते। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8 तक के सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और सबसे पहले देखिए। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो बात करते हैं पार्ट नंबर 9 की। और पार्ट नंबर 9 में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक। पेपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरे पास जो पेपर है वो आरपीसी की साइट पे अपलोडेड पेपर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। और क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि आपके पास में एक वेक्टर है और वो वेक्टर जो है आपके पास में कैसा सोलेनोइडल है। वेक्टर अगर सोलेनोइडल है तो आपको लेमड़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ध्यान से देखो, वेक्टर जो होते हैं दो वर्ड होते हैं, एक होता है सोलेनोइडल होता है, एक होता है आपके पास में इरोटेशनल। ध्यान से देखो, ये आपके वेक्टर दिया हुआ है और इस वेक्टर के अंदर बोला गया कि ये वेक्टर जो है वो सोलेनोइडल है, लेकिन हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है। दूसरा हमारे पास इरोटेशनल क्या होता है, कई बार इरोटेशनल भी पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो दिया हुआ वो सोलेनोइडल होता है और सोलेनोइडल वो वेक्टर होता है जिसका डाइवर्जेंस कितना होता है, 0। तो मैंने यहाँ लिख रखा है सोलेनोइडल वेक्टर है इसलिए कितना होगा, उसका डाइवर्जेंस 0 होगा। अगर आपको यहाँ पे इरोटेशनल दिया होता है तो इरोटेशनल का मतलब होता है उसका कर्ल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए सिंपली। तो हमें क्या करना है, हमें सोलेनोइडल वेक्टर दिया हुआ है तो सोलेनोइडल वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, उसका डाइवर्जेंस 0 कर देंगे। डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, उसका फॉर्मूला ये रहा, इसका वैल्यू कितना होगा, 0। क्या करें, F1 का मतलब है आई कैप का कोफिशिएंट, F2 का मतलब है जे कैप का कोफिशिएंट और F3 का मतलब है के कैप का कोफिशिएंट। इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे, देखो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो 1 लिख दिया। इसमें कोई y की टर्म नहीं है तो इसका 0, इसमें z के साथ कितना है लेमड़ा, तो लेमड़ा आ गया और लेमड़ा की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, -1। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। और क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि आपको इसका कर्ल जो है वो कैलकुलेट करना है। और कर्ल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम कहें कि डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह से होता है, कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है। F1 है, F2 है, F3 यहाँ पुट कर दिया। पुट करके कर्ल को, किस डिटरमिनेंट को क्या करना है, ओपन करना है। जैसे डिटरमिनेंट को ओपन करोगे आपको कर्ल की वैल्यू मिल जाएगी। आई कैप के साथ में क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका y के रेस्पेक्ट में माइनस इसका z के रेस्पेक्ट, ये तो 0 हो गया। इसका 1 के करोगे तो कितना आ गया, -1, तो आई कैप के साथ -1। इसी तरह से जे कैप और के कैप का निकालोगे, आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। और क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर आपके चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा जो आंसर है उसके साथ में। इसका मतलब इसके अंदर आंसर जो है वो गलत दे रखा है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये आपके पास में एक सरफेस इंटीग्रल है और इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। लेकिन जो सरफेस दे रखी है वो सरफेस आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर एक्स वाई जेड तीनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर ये स्फीयर है और उसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। इसके आउटर सरफेस दी हुई है और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपको क्या करना है, ये सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो, अगर आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी हो तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो कहती है कि सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज कर दो, वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम के अंदर चेंज करेंगे, लेकिन वॉल्यूम में कैसे, इसकी जो वैल्यू होती है एफ डॉट, यहाँ पे एन कैप है, एफ डॉट एन कैप की जो वैल्यू है वो कितना होगा, एन कैप क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर नॉर्मल वेक्टर होता है, किसके, इस सरफेस के। जैसे एफ डॉट एन कैप डीएस की वैल्यू जो होती है इस वेक्टर एफ के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होती है, ये हमें जब इसको कार्टेशियन फॉर्म में करते हैं, मींस एफ वेक्टर को हम मान लेते हैं F1 आई कैप, F2 जे कैप और F3 के कैप, उस सिचुएशन में ये तो आपके पास में ये वाला पोर्शन बन जाता है और डाइवर्जेंस अभी मैंने पहले ही बताया था ये वाला पोर्शन बन जाता है और इसका क्या करना है, मुझे वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। इसका मतलब यह वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। और इसको कंपेयर करते हुए इस इंटीग्रल की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। मैं इधर से रफ कर देता हूं। अब ध्यान से देखो, हमें कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये इंटीग्रेशन कितना है, s और कितना दिया आपके पास में x dy dz और प्लस dz dx और प्लस xz स्क्वायर और dx dy।
इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल होगी। वॉल्यूम किसका, F1 का। ये मेरा कितना है F1। तो ध्यान से देखो F1 कितना है, यहाँ पे x दिया हुआ है। x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ये वॉल्यूम v और कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपके पास में F2 की वैल्यू कितनी है, आपके पास में सॉरी यहाँ पे F1 नहीं है F2 है, और ये हमारा कितना हो गया F3 हो गया। F2 कितना है 1 है, 1 का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, तो ये तो कितना हो गया 1 प्लस 0। ध्यान से देखो नेक्स्ट टाइम डेल्टा F3 का z के रेस्पेक्ट में, और F3 कितना है x z स्क्वायर, जैसे z के रेस्पेक्ट में करोगे ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स x z, और कितना हो गया dx dy और dz। आपको कुछ भी नहीं करना, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ध्यान से देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या, मैंने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दिया, 1 के साथ में लिख दिया, ये हो गया ट्रिपल v, और ये कितना हो गया 1। ठीक है, 1 के साथ में dx dy और dz प्लस, ध्यान से देखो ये हो गया 2 टाइम्स मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ट्रिपल x z और dx dy और dz। यहां पे ध्यान से देखो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कौन सा है, इस सरफेस का वॉल्यूम, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस ऑक्टेंट में, फर्स्ट ऑक्टेंट में। और जो s दिया हुआ है वो कितना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो वॉल्यूम नहीं होगा, ये तो आपका इंटीग्रेशन है, जिसको बोलते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। इस सरफेस पे कैलकुलेट करना है, लेकिन आप सबने पढ़ा होगा कि ये जो पूरी क्वांटिटी है dx dy dz, ये किसको शो करती है, वॉल्यूम को, जिस सरफेस पे आप ले रहे हो। इसका मतलब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। किसका वॉल्यूम हो जाएगा, इस स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है स्फीयर का वॉल्यूम किसके अंदर होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर। और फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम को हम किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल ऑक्टेंट कितने होते हैं 8, तो एक ऑक्टेंट में उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/8। तो ये तो सिंपली कितना हो गया, ये तो वॉल्यूम हो गया, तो 1/8। और वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन फर्स्ट ऑक्टेंट। तो फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए मैंने 1/8 लगा दिया। इसका वॉल्यूम आप सबको पता है 4/3 पाई r क्यूब, जहां पे r जो होता है उस स्फीयर की रेडियस होती है, और रेडियस यहाँ पे कितनी दी हुई है 1। तो जैसे पुट करेंगे कितना हो गया 4/3 पाई, और मैं डायरेक्ट लिख दूं इसका 1 का क्यूब। तो इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू थी आ गई, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं सेकंड इंटीग्रेशन की, इसकी, और इसको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। अभी तो मैं एज इट इज इसको लिख रहा हूं इस तरह से x z dx dy और dz। अब ध्यान से देखो हमें करना क्या है, हमें दे रखा है फर्स्ट ऑक्टेंट में, और फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर हमारे पास में x भी क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और z भी कितना होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एज वेल एज हमें दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो है वो कितना है आपके पास में 1। ये आउटर सरफेस, अगर इनर सरफेस की बात करें तो कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए u को कितना ले लेता हूं, x स्क्वायर ले लेता हूं, v को कितना ले लेता हूं, मैं y स्क्वायर ले लेता हूं, और w को मैं कितना ले लेता हूं, z स्क्वायर अगर मैं ले लूं, तो ये क्वांटिटी u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। v क्या है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और w क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एज वेल एज आपके पास में u प्लस v प्लस w जो है वो कितना आ गया 1 हो गया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन तो ये है कि आप चाहो तो यहां से लिमिट पुट करो, और लिमिट पुट करके आंसर निकालो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहां पे इस इंटीग्रेशन के अंदर एक कंडीशन यूज करना चाहता हूं, जिसको बोलते हैं डिरिचले कंडीशन। डिरिचले कंडीशन से इस इंटीग्रेशन के वैल्यू में आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन डिरिचले कंडीशंस के लिए सबसे पहले आपके पास जो सरफेस होती है, जिस रीजन पे आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हो, वो रीजन कौन सा होना चाहिए, ये वाला रीजन होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस पूरे रीजन को इस रीजन में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इस रीजन को देखते हुए मैं पहले क्या करूंगा, एक्स वाई जेड जितने भी दे रखे हैं उसको यू वी डब्ल्यू में चेंज कर लूंगा, और चेंज करके मैं क्या करूंगा, डिरिचले कंडीशन को अप्लाई करूंगा। मैं उधर वाला रफ कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है। ये तो वैल्यू अपने पास में चल ही रही है, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, ये 2 टाइम्स हो गया, तो इसको देखो क्या लिख सकता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू, ये तो हो गया π/6। ठीक है, जो हमारे आंसर का पहला पार्ट भी है, प्लस इसको मैंने लिख दिया 2 टाइम्स। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन, और कुछ भी नहीं करना। x है, और x की वैल्यू किस फॉर्म में है, यहाँ पे है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसके वैल्यू, इसको अभी फिलहाल आप एक काम करो x z ही रहने दो। यहां से हम एक काम करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं u du इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो गया 2x dx। ठीक है, इसी तरह से dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y dy, और dw जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2z और dz। हमारे क्वेश्चन के अंदर x और z को फिलहाल रहने दो, बाद में चेंज कर लेंगे। dx dy और dz की वैल्यू यहां से उठा के पुट करोगे। फर्स्ट ऑफ आपको यहां पे 1/8 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहा हूं, तो ये 1/8 में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब ध्यान से देखो, और डिरिचलेट कंडीशन फर्स्ट ऑक्टेंट में ही लगती है। जैसे dx की वैल्यू लेंगे तो कितना हो गया du by 2x, तो इसको मैं कितना लिख लेता हूं, ये हो गया du over 2x और dv over 2y और dw over 2z, ये हो गया। अब ध्यान से देखो x और z जो है वो तो मेरा क्या हो गया, सॉरी ये हो गया 2, ये x और z तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा कितना, केवल y बचेगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई अपॉन 6 प्लस 2। ध्यान से देखो, इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो कितना बच गया, 1/4 ट्रिपल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे केवल और केवल xz तो कैंसिल हो गया, केवल बच गया y, और y को जैसे ऊपर लेके जाओगे कितना हो गया, y की पावर -1, और y की पावर -1 की बात करें यहां से तो कितना आ जाएगा, v की पावर -1/2, तो यहाँ पे कितना बच गया, सिर्फ v की पावर -1/2। साथ ही साथ ऊपर du, dv और dw, और अब ध्यान से देखो इस कंडीशन के अंदर आपके पास में u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एज वेल एज u प्लस v प्लस w जो है वो क्या है, इक्वल्स टू 1 है। और इस कंडीशन में डिरिचलेट कंडीशन ये कहती है, अब देखो इसे को मैं क्या कर देता हूं, इस तरह से लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, 1/4 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे u और w मिस है तो इसको मैं u की पावर कितना लिख सकता हूँ, 1 - 1, v की पावर 1/2 -1 और w की पावर 1 - 1, du, dv और dw। अगर इस तरह का आपका इंटीग्रेशन है तो उसकी वैल्यू में लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कितनी होगी, पाई अपॉन 6 प्लस 1/4। ध्यान से देखो ये कुछ इस तरह का है, x की पावर l - 1, y की पावर m - 1, z की पावर n - 1, तो इसकी होती है गामा l, गामा m, गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो यहाँ पे जैसे पुट करेंगे ये वैल्यू कितनी होगी, गामा, और यहाँ तो देखो l की वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा गामा 1/2, और ये कितना हो जाएगा अगेन गामा 1। ध्यान से देखो नीचे कितना आएगा, गामा 1 प्लस 1/2 प्लस 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया आपके पास में 1 प्लस 1 2 प्लस 3, 3 प्लस 1/2 आएगा तो कितना हो जाएगा 5/2, तो ये होगा गामा 5/2। ध्यान से देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, π/6 प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से 5/2 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 प्लस 3/2, 3/2 बाहर आएगा, फिर 3/2 को 1 प्लस 1/2, 1/2 बाहर आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा गामा 1/2 और 3/2। ये 2 और 2 जो है वो आपके पास में इस 4 से क्या हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे आपके पास में ये 3 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बच गया π/6 और प्लस कितना हो गया 3। तो ये इसका आंसर होगा, एक बार चेक कर लेना, करेक्ट है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 73। कुछ गलत किया क्या इसके अंदर, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 ऑलरेडी चल रहा है, x z की वैल्यू है, पुट करेंगे 2x 2y और 2z, ठीक है। यहाँ पे π/6 यहाँ पे सेम है, 2 टाइम्स ये v की पावर माइनस के 1/2 और गामा l, गामा m, गामा n, तो गामा 1, गामा 1/2, गामा 1 और गामा l प्लस n प्लस 1, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 आपके पास में हो जाएगा, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 प्लस 1/2। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5/2 नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास में 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 प्लस 1 भी आपको ऐड करना 3, 3 प्लस 5/2 जो होगा वो 7/2 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, ये होगा आपका 7/2, और जैसे 7/2 लिखोगे अब आपके पास में 5/2 और आ जाएगा। तो जैसे आप 5/2 और आएगा तो ये कितना हो गया आपके पास में ऊपर चला जाएगा, और इसको लिखूंगा मैं 5 × 3 तो 15, तो 2 अपॉन कितना आ जाएगा 15, शायद यही मैंने आपको लिखवाया था, यस करेक्ट। तो π/6 प्लस 2/15 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो हमारे चारों ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आंसर गलत है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन नंबर 74, और क्वेश्चन नंबर 74 आसान है, लास्ट लेक्चर में हमने इस तरह का क्वेश्चन कैलकुलेट किया है, और 74 के अंदर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 74, आसान सा है। ध्यान से देखो आंसर इसका होगा 3, और 3 के अंदर आपके पास में है 2/r। क्या दिया हुआ आपको, एक r वेक्टर दिया हुआ है, और r वेक्टर है आपके पास में xi प्लस yj प्लस कितना हो गया zk, और एज वेल एज आपको दिया हुआ है कि जो r है वो मॉड्यूलस ऑफ r है, तब आपको कैलकुलेट करके बताना है किसका, डाइवर्जेंस ऑफ r केप का। आप सबको पता है कि जो डाइवर्जेंस होता है वो डाइवर्जेंस कितना होता है, इसको लिखते हैं हम ग्रेड डॉट या डेल डॉट, सॉरी ग्रेड नहीं, डेल डॉट, और आर केप को आप सबको पता है कितना लिखते हैं, r वेक्टर अपॉन r। r क्या होता है, उसका मॉड्यूलस होता है,
ठीक है। अब जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं समेशन फॉर्म में लिख दूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको इस तरह से नहीं करके आप ज्यादा बेटर रहेगा, इसको इस तरह से लिख लो। डॉट प्रोडक्ट है आर केप कितना होता है, एक्स आई केप, तो कितना लिख सकते हैं, एक्स अपॉन आर आई केप प्लस वाई अपॉन आर जे केप प्लस जेड अपॉन आर, और कितना हो गया के केप। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना बताया था, कितना होता है, डेल्टा F1 ओवर डेल्टा x प्लस डेल्टा F2 ओवर डेल्टा y प्लस डेल्टा F3 ओवर डेल्टा z। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो मैं इसको समेशन फॉर्म में लिख देता हूँ, केवल x के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, डेल ओवर डेल्टा x और x अपॉन r, और बाद में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन आपको पता है कि r जो होता है वो x का फंक्शन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से लिखा हुआ है। जैसे आर स्क्वायर करोगे इस कंडीशन में, तो आर स्क्वायर कितना आता है आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हो गया समेशन, डिफरेंशिएशन करोगे नीचे आ गया आर स्क्वायर। ठीक है, आर को रखा, एक्स का कितना होता है 1 माइनस एक्स को रखा, और कितना हो गया डेल्टा आर का कितना होगा, डेल्टा आर ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा आर ओवर डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लो, डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, कितना हो गया 2 टाइम्स r डेल r ओवर डेल x इक्वल्स टू 2x। तो डेल्टा r ओवर डेल्टा x की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी, समेशन r, अच्छा इसको अलग अलग कर लो, तो ये तो कितना हो गया 1 अपॉन r माइनस, यहां से ध्यान से देखो, ये x अपॉन r स्क्वायर ऑलरेडी हो, इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, x अपॉन r। जैसे x अपॉन r करोगे, समेशन को क्या कर देते हैं हम लोग, सीधा ओपन कर देते हैं। ओपन करोगे तो ध्यान से देखो, ये केवल x के करेस्पॉन्डिंग है, जब y के करेस्पॉन्डिंग में 1 अपॉन r आएगा, z के करेस्पॉन्डिंग में 1 अपॉन r आएगा, तो ये टोटल टाइम्स कितना हो गया, 3 टाइम्स, तो हो गया 3 अपॉन r माइनस। ध्यान से देखो, यहां से कितना हो गया, r क्यूब आपके पास में हो गया, और जैसे r क्यूब आप लिखोगे, ये कितना बन गया x स्क्वायर, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे r क्यूब आ जाएगा, लेकिन समेशन ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, कितना हो गया 3 अपॉन आर माइनस, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1 अपॉन आर, कितने आगे वैल्यू 2 अपॉन आर। ये हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, कुछ नहीं करना था, सिंपली आपको कैलकुलेट करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। क्वेश्चन नंबर 75 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75 ये भी एक आसान क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे रखा, मींस गलत दिया हुआ है। तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछा गया। पहले तो मैं आंसर लिख देता हूं, इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इसका स्क्वायर रूट ऑफ 548। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ, एक वेक्टर डिफाइन करके दिया हुआ, और वेक्टर की वैल्यू कितनी है, टी क्यूब माइनस 4t, और उसके साथ आई के प्लस आपको दिया है टी स्क्वायर प्लस 4t, और जे के प्लस 8t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब, और ये कितना है के क्यूब। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि a particle move along the curve this where t denotes the time, the magnitude of the acceleration along the tangent at the time t equals to 2। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपको एक टाइम t equals to 2 पर आपको क्या निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। लेकिन एक्सेलरेशन किसके लोग निकालना है, टेंजेंट के लोग, और आप सबको पता है कि टेंजेंट के लोग जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल। जो नॉर्मल के अलोंग होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन आपका रेडियस वेक्टर के अलोंग होता है उसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि आपको एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे तो फाइंड आउट करना है, लेकिन किसके अलोंग करना है, टेंजेंट के अलोंग करना है, और टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको फाइंड आउट करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और आप सबको पता होना चाहिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है। तो मैं सिंपली इसको इस तरह से लिख देता हूं, एफ सी का एफ टी फॉर एक्सेलरेशन, और किसके रिस्पेक्ट में, किसके अलोंग, टेंजेंट के अलोंग। कितना होता है फॉर्मूला, सिंपल सा होता है d2r अवर कितना करना है आपको, सिंपली dt स्क्वायर। ठीक है, और आपको बताना है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका क्या लेना आपको, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब लेंगे हम लोग तो मोड ले लेंगे, मोड देंगे वो तो मैं निकालना आता है, लेकिन सबसे पहले इसको कैलकुलेट करता हूं। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो जब पहली बार करोगे तो कितना आएगा 3t स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। फिर 2 बार करोगे तो 3 और t कितना हो गया 60, तो ये तो कितना आ गया 60। इसके साथ में कितना आएगा i के प्लस इसका भी 2 बार करना है, तो ये भी 0 में हो जाएगा। 2 बार करोगे तो ये कितना बचेगा, केवल आपके पास में 2, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स j के प्लस, ध्यान से देखो यहां पे कितना बचेगा आपके पास में, यहां बच जाएगा जब करोगे 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, तो ये तो हो गया आपके पास में 16 माइनस ये करोगे 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 इंटू 2 एक बार और करोगे कितना हो गया 18, और 18 कितना आएगा t, और ये कितना हो गया k।
बस कुछ नहीं करना, आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। किस पॉइंट पर? t इक्वल टू 2 पर पुट कर दो। तो ये कितना आ गया 12 i के प्लस ये कितना हो गया, ये तो सेम ही रहेगा 2 j के, यहाँ पे t की कोई क्वांटिटी नहीं है। जैसे 2 रखोगे ये कितना आ गया आपके पास में माइनस के 20 के 18 इंटू 2 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा 20। अब हमें क्या करना है, हमें तो क्या करना था, इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। मैग्नीट्यूड निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना हो गया 144 प्लस कितना हो गया 4, ठीक है, और प्लस कितना हो गया ये आपके पास में 400, ठीक है। जैसे कैलकुलेट करोगे इसका कितना हो गया, ये 148 हो गया, ये 5 हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया 548, यही हमारा आंसर। तो ये आसान से क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ था। तो जब ऐसे क्वेश्चंस कुछ गलत आते हैं तो एग्जाम में ऑफ कोर्स टाइम वेस्ट होता ही है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन का आंसर गलत आता है, हमने कैलकुलेट कर लिया, तो कम से कम एक बार हम उसको रीचेक करते ही हैं। और इस एग्जाम का ये रूल है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कुछ करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर बोला गया है कि आपके पास में आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो आंसर है 2, और 2 के अंदर दिया हुआ है 2 e की पावर माइनस के पाई और माइनस के 1। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि सी जो है आपके पास में एक आयत दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको जो है वो कैलकुलेट करना है। और उसके वर्टिसेस आपको गिवन है क्वेश्चन में 0,0 पाई 0 0 पाई, और सॉरी पाई बाई 2 यहाँ पे है 0, पाई 0 एंड 0, पाई बाई 2, और एक हो गया आपका पाई बाई 2। इस तरह का आपका रेक्टेंगल दिया है और आपको कैलकुलेट करना है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। आपको बतानी है कि c और e पावर माइनस x और साइन y और dx प्लस e पावर माइनस x और cos y और dy, इसके वैल्यू क्या करनी है आपको कैलकुलेट करके बतानी। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या करते हैं ग्रीन थ्योरम का यूज कर लेते हैं। ये कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है आपको p dx प्लस q dy और एक तरह से प्लेन का। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ग्रीन थ्योरम का यूज करते हैं, और ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए। ग्रीन थ्योरम ये कहती है कि आपके पास में जो लाइन इंटीग्रल है c p dx प्लस q dy, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास में सरफेस इंटीग्रल। और सरफेस इंटीग्रल में आप क्या करना, डेल्टा q ओवर डेल्टा x माइनस डेल्टा p ओवर डेल्टा y और dx dy, ये फॉर्मूला। ये ग्रीन थ्योरम का आपका स्टेटमेंट होता है, और इसमें आप क्या करोगे, यूज करोगे और इसको कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कैलकुलेट करोगे तो ध्यान से देखो, इसके वैल्यू किसके इक्वल होगी, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। अब देखो p की वैल्यू तो कितनी होगी, ये रही, और q की वैल्यू कितनी होगी, ये रही। तो q को x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के e की पावर माइनस के x, और कितना आ जाएगा cos 1, ठीक है। ध्यान से देखो, माइनस यहाँ पे दिया हुआ है p को y के रेस्पेक्ट में करोगे, ये रहा p y के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा साइन y का केवल कितना होगा cos y, तो e की पावर माइनस x और कितना हो गया cos y और dx dy। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब लिमिट कहां से कहां लाना है। तो लिमिट क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, x की लिमिट कहां से कहां है, ऑफ कोर्स x कहां से कहां जा रहा है 0 से पाई तक, और आपके पास में जो y है वो y कहां से कहां जा रहा है। देखो y की लिमिट ये रही 0 से लेकर के कहां तक, पाई बाई 2 तक। सिंपली इसको कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं करना, और इसका कैलकुलेशन भी आसान है। ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये 0 से लेकर के पाई तक हो गया, ये 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक हो गया। माइनस माइनस दोनों चीजें सेम है, तो माइनस के 2 कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा e की पावर माइनस x और cos y और dx और dy। ये x के रेस्पेक्ट में, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्वांटिटी तो बाहर आ जाएगी, केवल हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, cos y का करना, और cos y का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, sin y होता है। तो सिंपली क्या करना है, इसको बस इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन, ये तो हो गया आपका माइनस के 2 0 से लेकर के पाई तक, e की पावर माइनस x को बाहर ले लो। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेट करोगे इसको, cos y को y के रेस्पेक्ट में करोगे कितना होता है sin y, तो sin y आ गया, लिमिट लगी हुई है 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, और कितना आ गया dx। जैसे लिमिट पुट करोगे sin पाई बाई 2 तो कितना हो गया 1 माइनस sin 0 कितना हो गया 0, तो ये क्वांटिटी 1 हो गई। तो इंटीग्रेशन कितना बचा, माइनस के 2 टाइम्स 0 से लेकर के पाई तक e की पावर माइनस x और dx। इसको इंटीग्रेट कर लो, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और कितना हो गया e की पावर माइनस x और 0 से लेकर के पाई तक। जैसे कैलकुलेट लिमिट पुट करते हो, लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे कितना हो गया 2 टाइम्स e की पावर माइनस के पाई और माइनस e की पावर 0 कितना हो गया 1। यही हमारा आंसर, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना था, इसके अंदर आपको जो
लाइन इंटीग्रल दिया हुआ था या जिसको इस इंटीग्रेशन था जो कर्व के अलोंग दिया हुआ था उसको हमें किस में चेंज करना था, सरफेस के अंदर, और उसके लिए हमने किसका यूज किया, ग्रीन थ्योरम का यूज किया। आगे एक दो क्वेश्चन और है जिनमें ग्रीन थ्योरम का यूज है और इंपॉर्टेंट है, वैसे ये ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 76 और अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की। क्वेश्चन नंबर 77 ये भी ग्रीन थ्योरम पे ही बेस है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर जो है वो है 0। इसका आंसर कितना है, 0। कैसे आएगा उस चीज को देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 77 और क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर दिया हुआ है आपके पास में आंसर में पहले बताता हूं, इसका 1 है और 1 के अंदर है 0। एक वेक्टर आपको डिफाइन करके दिया हुआ है f, और f जो है वो दिया हुआ y i के माइनस x j के अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक कर्व दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ c, और c जो आपको दिया हुआ है xy प्लेन के अंदर एक क्या है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। एक ऐसा कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, किसके अंदर, xy प्लेन के अंदर। ये जो क्लोज्ड कर्व है वो जो है आपके पास में नॉट एनक्लोजिंग 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ध्यान देना इस चीज को, नॉट एनक्लोजिंग 0। यहां पे दो चीजें हो सकती है, हो सकता है आपका जो कर्व दिया हुआ, कोई भी क्लोज्ड कर्व दिया हुआ वो अगर 0 को कंटेन करता है तो उसको कैसे अप्लाई करें, और 0 को कंटेन नहीं कर रहा है तो कैसे अप्लाई करें। इस क्वेश्चन में यही है। अगर मान लो मैं यही फंक्शन आपको दे दूं और ये कह दूं कि C मेरे पास में क्या है, एक सर्कल है, सपोज सर्कल कैसा हो गया, क्लोज्ड कर्व हो गया, और मैं कहता हूं कि अब मैं ये लाइन नहीं लिखता हूं कि नॉट एनक्लोजिंग 0, इसका मतलब वो 0 को एनक्लोज कर सकता है। सर्कल भी मैं आपको स्पेशली दे दूं कि चलो मान लेते हैं मेरे पास सर्कल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसका मतलब उसका सेंटर जो होगा वो कितना होगा, 0,0, और वो सर्कल किसको कंटेन करता है, 0,0 करता है। उस केस में आप क्या हो जाएगा, सी इज द सर्कल एनक्लोजिंग 0। नॉट हटा दूं मींस वो सर्कल एक ऐसा क्लोज्ड कर्व है जो 0 को कंटेन कर रहा है, तो उसके अंदर फिर ये वाला मेथड काम में नहीं लेंगे। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से अगर ये वर्ड दे देता हूं तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, उसको इस मेथड से कैलकुलेट करके आंसर लगा रहा है। जब इसको नहीं देता हूं, एनक्लोज 0 कर रहा हूं, तो ये मेथड क्यों अप्लाई नहीं कर रहा हूं, उसको देखते हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको भी तो देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि आपको ये इंटीग्रेशन है और अगेन f डॉट डी आर जो है उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन क्या था, C4 यहाँ पे लाइन इंटीग्रल था और लाइन इंटीग्रल को हमने सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया था और उसके लिए मैंने यूज किया था ग्रीन थ्योरम को। यहां पे भी मैं क्या करता हूं, ग्रीन थ्योरम को ही यूज करता हूं, लेकिन ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ग्रीन थ्योरम ये कहता है कि आपके पास में अगर मान लेते हैं कि सी कोई भी क्लोज्ड कर्व है, किसी प्लेन के अंदर दिया हुआ है, किसी सरफेस के अंदर दिया हुआ है, और पी और क्यू, देखो सबसे पहले जैसे यहाँ पे इसको पुट करोगे तो देखो ये किस फॉर्म में आ रहा है, एफ डॉट डी आर कितना बन जाएगा आपके पास में, इसको मैं वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं F1 मान लू, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं F2 मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन F1 dx, या इसको इस तरह से लिखो P dx प्लस Q dy के फॉर्म में होगी। और P dx और Q dy में होगी तो ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है कि C अगर क्लोज्ड कर्व है किसी सरफेस पे या किसी रीजन S के अंदर, तब P और Q उस सरफेस के अंदर या उस रीजन के अंदर क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइन क्या है, ध्यान से सुनना वापस, कि अगर मैं इसको पहले मैं चेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है f डॉट डी आर, और f जैसे मैं पुट करूंगा dr कितना होता है, dx i के प्लस dy z के प्लस dz k के, जैसे लिखूंगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया dx, और माइनस ये कितना हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको मैं लिख देता हूं dy। ध्यान से देखो, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये जो है इसको मैं p मान लो तो p dx प्लस q dy, और इसकी वैल्यू होती है सरफेस इंटीग्रल डेल्टा q ओवर डेल्टा y माइनस डेल्टा p ओवर डेल्टा डेल्टा q ओवर डेल्टा x माइनस डेल्टा p ओवर डेल्टा y dx dy। ये मैंने क्या किया, ग्रीन थ्योरम को अप्लाई किया, और ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करके मैंने क्या किया, ये लाइन इंटीग्रल को मैंने किस में चेंज कर दिया, मैंने सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि जब आप इसको चेंज कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि जो P और Q है वो उस रीजन C पर या उस कर्व क्लोज्ड कर्व पे, जिस रीजन के अंदर हम रीजन की बात करें उस रीजन S पर वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी आप ग्रीन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ये बोल देता है कि ये जो क्लोज्ड कर्व है वो 0 को कंटेन नहीं करता, इसका मतलब 0 को कंटेन करता, और जैसे ही 0 को कंटेन करेगा ये मेरे पास में क्या होगा,
जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जबकि ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास में P और Q जो है वो जीरो पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट एंक्लोजिंग जीरो देने का पर्पज यही है कि ये जो फंक्शंस आपके पास में P और Q बने, ये दोनों के दोनों जो है आपके पास में डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पर, जीरो पर। ठीक है, अब जीरो पे कैलकुलेट ही नहीं करना ना, क्योंकि जीरो तो है ही नहीं उसके अंदर। तो उस रीजन के अंदर हर पॉइंट पे क्या होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि ये दोनों केवल जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं, बाकी सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, और हमारे पास जीरो है ही नहीं। और अगर मैं जीरो दे देता तो फिर ये अप्लाई नहीं करते। उस केस में हम इसको कुछ और तरह से कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि सी को अगर मैं स्पेशली सर्कल दे दूं तो इसके वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, उसका आंसर कितना आएगा, 2 पाई। ऐसा भी एक एग्जांपल होता है। फिलहाल हमें जीरो नहीं दिया, इसका मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है। जैसे डिफरेंशिएबल होगा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सरफेस इंटीग्रल के अंदर चेंज कर दूंगा। जैसे मैं सरफेस इंटीग्रल के अंदर चेंज करूंगा तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया Q का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जैसे x के रेस्पेक्ट में करोगे हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस यहां पे करूंगा मैं P का y के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा वर डेल्टा y, और कितना हो गया y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे डिफरेंशिएशन करोगे ये हो गया आपके पास में dx dy। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि इसकी वैल्यू एक की पॉजिटिव आएगी, एक की कितनी आएगी, नेगेटिव। जैसे आएगी इन दोनों का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, जीरो। ठीक है, ये सही है, एकदम करेक्ट है। ये अंदर वाली क्वांटिटी कंप्लीट कितनी बन जाएगी, जीरो, और जैसे जीरो बनेगी इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। ये कैलकुलेट कर लेना, सिंपल सा। तो जैसे इसको कैलकुलेट करोगे ये क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, और जीरो बनते आपका कितना आ जाएगा, इसका जीरो का इंटीग्रेशन कितना होगा, जीरो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 77, आसान से क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। ये भी आप ही कैलकुलेट कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं था। मैं इसका सिंटेक्स बना के आपको दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 78 और इसका आंसर है 3, और 3 में आंसर आपका 3 5। ध्यान से देखो क्या बोला गया है आपको। अगेन आपको एक फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है, f सारे वेक्टर कैलकुलस की क्वेश्चन नहीं है और माइनस नहीं है। z i के और प्लस x आपके पास में है z के प्लस y आपको दे रखा है साथ में k के। c जो है एक कर्व की आर्क है, और r वेक्टर यहाँ पे डिफाइन करके दिया हुआ है, वो कितना है आपके पास में cos t, उसके साथ में i के प्लस और sin t, उसके साथ में आपके पास में z के प्लस और आपको दे रखा है t k के। अब ध्यान से देखो, आपको बोला गया है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालो, f डॉट डी आर की वैल्यू, और कहां से कहां निकालनी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी आपको t इक्वल्स टू 0 से लेकर के कहां तक, t इक्वल्स टू 2 पाई तक। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना। अब ध्यान से देखो, आप सबको पता है कि r वेक्टर जो होता है वो कितना होता है, xi के प्लस yj के प्लस z के, हमें सबको पता है। तो r वेक्टर क्या होता है, जनरली r वेक्टर कितना लेते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल्स टू, हम बात करें तो ये होता है xi के प्लस yj के प्लस z के। ध्यान से देखो, तो इसका मतलब मैं इसका इससे कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई, cos t, सिंपल सी बात है। y की वैल्यू कितनी हो गई, sin t, और z की वैल्यू कितनी हो गई, t। तो यहाँ पे इस पूरी इंटीग्रेशन की वैल्यू मुझे t की वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक, और f डॉट dr कितना होगा, f डॉट dr का मतलब है dr होगा dxi कैप, यहां से dyj कैप dz के कैप, जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, z dx प्लस x dy प्लस y कितना हो गया, dz। ध्यान से देखो, सारी क्वांटिटी हम पुट करते हैं t के फॉर्म में। जैसे पुट करोगे आप आगे कैलकुलेट कर लेना, 0 से 2 पाई, ये हो गया z कितना होगा, यहां से कंपेयर करेंगे, z की वैल्यू कितनी हो गई, t। ध्यान से देखो, dx, x की वैल्यू कितनी है, cos t, तो dx की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के sin t, और sin t के साथ में dt में सारे में से बाहर कॉमन ले लूंगा तो बाद में लिख लेंगे। x आपके पास में, x की वैल्यू कितनी है आपके पास में, प्लस के sin t, और dy, y कितना आपके पास sin t, उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos t, dt आएगा, dt बाहर लेंगे। प्लस आपके पास में दिया हुआ y, और y की वैल्यू कितनी है आपके पास में, sin t, और dz z की वैल्यू कितनी, t, तो उसका डिफरेंशिएशन 1, और कितना आ गया बाहर। ठीक है, सिंपली कैलकुलेट करना है, ये माइनस टी साइन टी cos t और प्लस के sin t। जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से 2 पाई के बीच में, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई। यही हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 और क्वेश्चन नंबर 80 की। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की और क्वेश्चन नंबर 80 की। लास्ट दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था कि जो नहीं हो, आसान से क्वेश्चन थे दोनों के दोनों।
क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 79 इसके अंदर भी आपको कैलकुलेट ही करना है, कुछ नहीं करना। और इसका आंसर जो होगा, आंसर है 1 और 1 के अंदर ऑप्शन है 1/3। ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं दिया हुआ, एक सरफेस S दी हुई है और दी हुई है x = y = z = 0 एंड आपके पास में x = y = z कितना दिया, 1 दिया हुआ है। और आपको पूछा गया है कि f.n और ds की वैल्यू कितनी होगी, जहां पर f आपको डिफाइन करके दिया हुआ है, कितना है x³ - yz i प्लस, और ये आपके पास में सॉरी माइनस 2 × x² yj और प्लस कितना है 2k। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपको एक सरफेस दी हुई है और आपको बोला गया है कि इस सरफेस पर आपको क्या करना है, इसके वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जहां पे f जो है वो ये है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आप सबको पता है ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है आपके पास में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। अभी थोड़ी देर पहले बताई भी थी कि आपके पास में लाइन इंटीग्रल किसका, f.n का। इसका लाइन इंटीग्रल कितना होता है आपके पास में, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, किस में कन्वर्ट करेंगे, डाइवर्जेंस, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस। तो इसकी जो वैल्यू होगी फाइनली, इसकी वैल्यू जो होती है मैं थोड़ी देर पहले बताई भी थी, CF.n ds जो होता है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसका होता है, f के डाइवर्जेंस का, और यहाँ कितना आएगा d। और मैंने कार्टेशियन फॉर्म में बताया था कि यदि f1 है, f2, f3 दे रखा है तो ये डाइवर्जेंस किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज नथिंग बट ट्रिपल इंटीग्रेशन। कितना आ जाएगा, v और डेल्टा f1/डेल्टा x प्लस डेल्टा f2/डेल्टा y प्लस डेल्टा f3/डेल्टा z और साथ में dx dy और dz। सिंपल सा था, कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू, ध्यान से देखो f1 यहाँ पे ये रहा, x के रेस्पेक्ट में करना है तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो गया आपके पास में 3x²। x के रेस्पेक्ट में इतना हो गया, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा -2x²। सिंपल सा। प्लस z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे कितना है 2, तो ये तो कितना हो गया 0, तो केवल इतना बच गया, और dx dy और dz। अब एक काम करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट आपको दे रखी क्वेश्चन में, कैलकुलेट भी नहीं करना। लोअर लिमिट सबकी कितनी है 0 0 0, अपर लिमिट कितनी है 1 1 1। 3x² - x 2x² कितना हो गया x² dx dy और dz। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप इसको कैलकुलेट करोगे और इसके वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1/3। ये हमारा आंसर। आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन नंबर 80 जो है उसका आंसर जो है वो आपके पास में है 1 आंसर, और 1 के अंदर आपको दे रखा है कर्ल जो है, उस कर्ल की वैल्यू कितनी है f, वो 0 आ जाएगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, a necessary and sufficient condition that the line integral for every closed curve vanishes। आपको दिया गया है कि ये लाइन इंटीग्रल जो है f.dr ये वेनिश हो जाए 0 फॉर ऑल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, c के लिए। चाहे यहाँ पे मैं c कोई भी क्लोज्ड कर्व लेता हूं, उसके लिए ये लाइन इंटीग्रल अगर 0 है तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी। ध्यान से देखो, बड़ी आसान तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल आपने पढ़ा होगा, सरफेस इंटीग्रल के अंदर हम क्या करते हैं, स्टोक्स थ्योरम आपने पढ़ी होगी। स्टोक्स थ्योरम से क्या लिख सकता हूं, CF.dr, इसकी वैल्यू कितनी होती है, डबल इंटीग्रेशन, इसको कितना लिख सकते हैं, डेल क्रॉस f और n कैप, या इस तरह से इसको लिख लो ds, डॉट n कैप ds लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, डॉट n कैप और ds, ये आपके पास सरफेस इंटीग्रल। अब ध्यान से देखो, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये 0 है, ये 0 है तो कर्ल f 0 होना चाहिए, और कर्ल f 0 तो ये 0 होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर ये 0 है तो क्या होगा। अगर आपने पढ़ा होगा कि किसी भी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है, सपोज ये मान के चलते हैं 0, वेनिस का मतलब 0, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास में जो f फील्ड है वो f फील्ड कैसा हो जाएगा आपके पास में, इरोटेशनल, तभी उसका इंटीग्रेशन कितना होगा 0। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था कि अगर किसी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू f.dr, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई 0, इसका मतलब वो जो f है वो f कैसा वेक्टर होता है, इरोटेशनल, तभी कितना आता है 0 आता है। और जैसे इरोटेशनल वेक्टर होगा, और इरोटेशनल वेक्टर का कर्ल हमेशा कितना होता है 0। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ये 0 हो गया तो ये भी कितना होगा 0। कन्वर्स लेते हैं, अगर ये 0 हो गया, स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 0 पुट किया तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब इस इंटीग्रेशन के 0 होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कौन सी हो जाएगी कि कर्ल f की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पार्ट 9, और पार्ट 9 के अंदर हमने बात की क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक। फिर मिलते हैं
पार्ट 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।